और बाकी जो प्रमाण पत्र, जैसे उनको अपने आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, EWS संबंधी प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उनको वो आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कि हम बाद में हम दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, अब डिक्लेयर कर देते हैं लोग और बाद में बोलते हैं कि हम आप ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको उसी के साथ ही देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, आप बना लीजिए, आप बनवा लीजिए इस बीच में। लेकिन जब आप जमा करेंगे आवेदन, तो आप सभी दस्तावेज के साथ जो प्रमाण पत्र आपके हैं, परीक्षा फल अगर आपका निकला हुआ है तो वो भी है, वो सभी को छाया प्रति आपको लगा करके ही देना है। बाद में उसमें लगाने का या जमा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में सिर्फ जो प्रमाण पत्र आप लगाए हैं, सिर्फ उसी का मूल प्रति आपको सत्यापित कराना होगा। हम लोग प्राय देखते हैं कि EWS के मामले में खास करके, या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जो आते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं, या फ्रीडम फाइटर का जैसे लेकर के आते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, और बाद में अपना दावा को विड्रॉ करते हैं। तो ऐसी बात की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो काइंडली आप न वैसी दावा करें। और अगर आपका सर्टिफिकेट तो सर 1 साल बाद लैप्स कर जाता है, यदि आप 1 साल बाद का नहीं मानते हैं ना, हम तो पूरे प्रक्रिया में 1 साल थोड़ी लेंगे। आप मतलब इसकी बात करें, 1 साल का हम समय नहीं लेने वाले हैं। आपका आवेदन के समय में आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट होगा, आप तभी आप अप्लाई करें। जो आप दावा करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में अगर परीक्षा फल नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप उसका दावा नहीं कर सकते। तब आपको आपके पास संभावित परीक्षा होने वाली है, या आप ये घोषणा आपको देना होगा कि अगर आपने परीक्षा दे दिया है और आपके पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, प्रमाण पत्र, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आपने परीक्षा दे दिया है या परीक्षा होने वाली है और आप उसमें देने वाले हैं, और आप समय पर आप जो माना जाएगा कि सत्यापन के समय में आप मूल दस्तावेज दे पाएंगे, अन्यथा आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी, इसका नहीं की जाएगी। ये चीज़ उनको देना होगा अंडरटेकिंग। इसका रिजर्वेशन और डोमिसाइल कितना पुराना चलेगा? देखिए, रिजर्वेशन की बात जो है, आरक्षण तो अगर EWS से उन्होंने वही दिया कि 1 साल का है, लेकिन अगर दूसरे जो वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं, जाति आधारित जो आरक्षण है, उसमें मैं समझता हूँ कि डेट का तो कोई है NCLC जो क्रीमी लेयर का अलग जो क्रीमी लेयर रहता है वो करंट होना चाहिए, और ये जो EWS का बोले हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिससे फाइनेंशियल ईयर का उसमें रहता है, तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तो होना ही चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मान लीजिए अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए कोई बार नहीं है। ऐसे इसमें SC के लिए एक बार है कि उसके साथ रेसिडेंशियल होता है। EWS वाले को सर जैसे वो देंगे तो 2023-24 का देंगे ना, 22-23 का देंगे, 22-23 का देंगे, 22-23 का देंगे। OBC का क्या होगा? उसका करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग मौका दे रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन निकाल रहे हैं, विज्ञापन में आप पढ़ लें सब लोग अपना, और जिनको जो प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास में, तो ये इस दरमियान वो इकट्ठा कर लें, और इसीलिए हम उन लोगों को टाइम भी दे रहे हैं। और इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं, और भी आज उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उसको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हम लोग आवेदन जमा करने का समय देंगे। कहने का ये मतलब है कि वो भी अपना कमर कस करके तैयारी भी करें, पढ़ाई भी करें, और अपने जितने प्रमाण पत्र हैं उसकी व्यवस्था भी कर लें, ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उससे, बाद में दौड़ धूप करने की जरूरत न पड़े, और बाद में वो कठिनाई न हो। अब मेरी बात की ये नेगेटिव मार्किंग की जो बात आपने जो किया, एक मिनट इसमें सब कंफर्म होना चाह रहे हैं कि 1 जून तक अधिसूचना जारी कर देंगे। हाँ, उससे पहले ही हो जाएगा। हाँ,
और रजिस्ट्रेशन जो है इसके 2 सप्ताह के बाद 15 जून हम ऑनलाइन और देखिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन हम लोग पहले जो अलग अलग तिथि पर करते थे वो हम लोग अलग अलग तिथि पर नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। तो ये 15 जून के आसपास तब तक लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कर लें और प्रमाण पत्र सब इकट्ठा कर लें। अब रही बात की एक और पॉइंट है आरक्षण से ही संबंधित कि नियमावली में ही दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो प्राथमिक विद्यालय के मामले में प्राइमरी स्कूल में वो 50% आरक्षण महिलाओं, और उसका वैसे भी पूरा जो ब्रेकअप है जो पद जो ठीक है रोस्टर वाइज आरक्षण प्रतिवाद वो भी हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे और उसमें भी लोग देख सकते हैं कि किस विषय में किस कैटेगरी आरक्षण सब देख सकते हैं। कुछ जो छूट जितनी तरह की छूट है वो विज्ञापन में आप पढ़ लेंगे, जैसे विषय के हिसाब से भी, जैसे कंप्यूटर के मामले में भी लोगों की जिज्ञासा थी और कितना प्रावधान क्या है वो सारा डिटेल्स जो है वो आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। सर कंप्यूटर के मामले में जो एमसीए वाले लोग हैं उनका कहना है आपको उसमें जितना भी डिटेल्स है उसमें इतने ढेर सारे, अगर मैं उसी की परीक्षा ले लूँ अगर तो शायद उसमें भी हम लोग भी फेल कर जाएंगे, क्योंकि इतने ढेर सारे उसमें है पॉइंट्स और यही कारण था कि थोड़ा टाइम भी लग रहा था। स्वाभाविक है, इतने ढेर सारे कंडीशंस हैं और इतने वैरायटी इतने ज़्यादा हैं कि ये इसको समझना, एक बार में समझना और एक बार में समझ करके उसको लिखना, डालना कंडीशंस को और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को ही बनाना है मुश्किल बात, लेकिन समय लगा, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो अभी हम लोग तैयार हैं। अब रही बात कि ये कट ऑफ, ये आपने कहा नेगेटिव मार्किंग, इस पर भी लोगों ने बहुत चर्चा किया कि मतांतर है, ऐसा कोई मतांतर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कोई मतांतर नहीं, और सबकी सहमति से और अपने अपने क्षेत्राधिकार से, जिसको जो क्षेत्राधिकार है विभाग का, आयोग का जो क्षेत्राधिकार है, उसके उन सीमाओं में रहते हुए और आपस में विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग, मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। सर ऑप्शन आउट रहेगा सर, 4 में 1 रहेगा सर, 4 ऑप्शन उसके बारे में जब हम भी जब क्लियर हो जाएंगे तो आप बता देंगे राइट, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समय आने पर जरूर बता दिया जाए और कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जामिनेशन देने के पहले उनको जरूर बता देंगे, लेकिन उससे आप ये ऑप्शन सोचें कि उससे क्या हमारे परीक्षा की तैयारी में कोई अंतर आएगा क्या? हम 4 लें ऑप्शन दें, 5 ऑप्शन दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा की तैयारी तो आदमी को ईमानदारी से अपना करते ही रहना है ना, और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सीरियसनेस तो ऐसे ही आ जाएगा। इससे पूर्व एग्जाम वो जो है उसको लोग तरह से मूल्यांकन करते हैं, मास्टर की परीक्षा जो नेगेटिव का परिणाम और इसके परिणाम से लोग तुलना आम को अमरूद के साथ मत तुलना करें। आप हेडमास्टर जो थे वो क्या सरकारी शिक्षक थे या नहीं थे? उसके जो अभ्यर्थी थे वो सरकारी शिक्षक थे कि नहीं थे? और वर्तमान के जो इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी हैं कि नहीं हैं? क्या हो रहा है? तो आम और अमरूद को आप कैसे आप बराबर करके चलते हैं? और जिसको भी आप आम समझिए, जिसको भी अमरूद समझिए, लेकिन आप अपनी विवेक से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना और उसमें अभ्यर्थियों के तैयारी की तुलना इससे मत करें। ये भिन्न परीक्षा है, वो भिन्न परीक्षा थी, उसके भिन्न अभ्यर्थी थे, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका स्टेटस डिफरेंट था, इनका स्टेटस डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सर तो दोनों को एक ही साथ जैसे नियोजित शिक्षक है और जो सरकारी को नहीं है। सर एक प्रश्न था सर, केवल सर बिहार के लोगों के लिए ही है सर, तो सर जो नियोजित में सर दूसरे राज्य के हैं उनका क्या होगा, वो परीक्षा बैठ सकते हैं क्या? ये नियमावली में आपको
सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो हैं कि उनका क्या होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बताने के लिए। हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं कि नियमावली में जो प्रावधान दिया हुआ है उसमें भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, वही परीक्षण में सम्मिलित हो। सीट अगर पूजन भी सीट जो है 170 वाला में नियोजित अपने सीट पढ़ेंगे, अभ्यर्थी की सीट है, तो अलग से क्वालिफाइंग का ही बात चल रहा था सर, नियोजित को लेकर मैं नहीं जानता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि अटकलबाजी पर कोई न्यूज़ न चलाएं। सबसे अच्छी बात होगी कि जो विषय सरकार से संबंधित है वो सरकार से पूछें। जो हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अभियाचना प्राप्त हुई है, हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये इसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, इसको क्या किया गया है, इसके बारे में तो आप सरकार ही बता सकती है, हम नहीं जानते हैं और हमें जानना भी नहीं। जाति प्रमाण के साथ साथ आवासीय भी जरूरी होगा, स्वाभाविक है। अगर हमें स्थायी निवासी लेना है बिहार का, तो हमको उसका आवासीय जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है और पड़ेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति रेंट में रहता है तो उसका जो ये यहाँ बनेगा वो अस्थायी बनता है, हमें स्थायी निवासी चाहिए तो बन जाता है अस्थायी निवासी का। ये इस पहले टर्म में तो आप निश्चित मान के चले एक उनका दृष्टिकोण में आपको देखेंगे, जरूरी समय तक आप लोगों को जानकारी है। कुछ बातों का मैं चाहता कर दूँ कि जो परिवर्तन जो हुए हैं देखते हुए एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बाबा लोगों की चर्चा होती रही है, सिलेबस का विस्तार किया गया है। सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने जरूर इस पर गौर कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो हमारा फंडामेंटली हम लोग कर रहे हैं कि जो पढ़ाते हैं वही सिलेबस है, जो बच्चों का सिलेबस है वही सिलेबस है। और उसी जो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो SCRT का जो सिलेबस है, सिलेबस है वही राज्य सरकार का सिलेबस है, वही राज्य के विद्यालयों में लागू है और वही सिलेबस होगा प्राथमिक विद्यालय। और जो 9, 10 और फिर इसके बाद 11, 12 के लिए जो है मामला, उसमें राज्य सरकार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो SCRT के पाठ्यक्रम जो है वही, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। इसलिए अगर किसी भी अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत है तो वो बस उनको देखेंगे तो उनके वो ज़्यादा। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो 2 घंटे के हैं, इसमें 150 मार्क्स। इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले के मैंने क्वालिफाइड है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क्स प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, बनाने की बात नहीं है, क्वालिफाई नहीं करना है। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं जल्दी बना पाएंगे, जो अच्छे नहीं हैं उसमें मार्क्स नहीं होगा, विलम्ब होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की मार्क्स ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मुख्य मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज बेस था और 50 में उनका
रेजिडेंस का टेस्ट था, तो हमने वो पेपर को हमने 80 और 40 पे, और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है, मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा 80 और 40। और यदि मैं स्पष्ट कर दूँ कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर, कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर को की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी, भाषा जो सबके लिए लागू है वो करना है। तो इसलिए अगर वो दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना है, 2 पेपर लिखना। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें भी अगर वो चेक किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, तीन विकल्प है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है, और एक और है वो आपको सब विज्ञापन में समझी जाएगा। ये पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग सरकार से होनी चाहिए, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को भी लेना है और सरकार ने किया है और यही कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो एस्पियरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका दें, और एस्पियरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रोफेशनल आस्था का कट ऑफ डेट जो होगा वो 21/8/2021 को स्पष्ट कर दूँ कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का मौका दिया जाए। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और फोन पर किसी को अभी भी अगर कोई समस्या है तो पूछ रहे हैं। 21 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए, और ये जो तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। ये तो परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्रों ने जो टेट क्वालिफाई किए होंगे ना सर, जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए। वो तो ये सभी और डेट जिसका होगा सर कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आप कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोच करें, उसके लिए कुछ लाभ होगा, उसके लिए कुछ और लाभ होगा, कुछ और बातें होगी। मैंने आपको विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 21/8/2023 तक संपन्न हो जाए या वो पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल इनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड जो कार्ड है कि हम इसी तरह से एडमिट हो रहे हैं उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा, और फिर उस समय उसका परीक्षा फल दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको दिखाएंगे।
सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप 31/8 का ये अगर बीएड वाले आप लोग बीएड या डीएड का वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टिकट क्वालिफाई होता है उसके लिए या सभी बीएड के लिए होता है? क्या कहा मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस सर्टिफिकेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही है, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज का डिक्लेरेशन दे करके वो क्लियर हो जाए, वैसा नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए हम लोग और भी हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर पाते हैं कि नहीं उसमें एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा, तो फिर हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैक लिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सर इसका जो सवाल था, इसका सवाल ये था कि बीएड या सीटेट, जो सीटेट मान लीजिए कि सीटेट भी लंबित है, 31 अगस्त तक हो गया सीटेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली कहा ना कि हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीटी किया है, और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षा एक साथ हो, इसी बीच में तो अगर हो जाता है 100% वो इसका लग हो गया बीएड सीटेट बीटेट की। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो? अब ये कहने कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर लें, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे। और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गंवाएंगे ही नहीं, बल्कि आगे के लिए डिबार भी हो जाए। ये एक छूट है, उनको एक छूट दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है, अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षाफल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे। क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न, तो परीक्षाफल निकलने में अगर विलम्ब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको दीवार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। अब मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बार लोग गलत अटकलबाजी के आधार पर लोग जो समाचार डाल देते हैं उससे थोड़ा परहेज करें। और एक मामला आ रहा है जिसमें लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब आयोग आज तक मात्र साल में या इतने वर्षों में कुछ ही हजार नियुक्तियाँ जब कर पाई हैं, तो यह आयोग 1,70,000 नियुक्ति करने में 5 वर्ष से 10 वर्ष और कुछ कितने वर्ष लगाएंगे। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं और फाइनली सिलेक्शन जो होता है 800, 900, कभी 300 इस तरह से होता है, तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं? उनके कॉपीज़ का या OMR शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? हम तो करते ही हैं। हमको अगर 6 लाख लोगों का अगर परीक्षा देगा तो सभी 6 लाख लोगों का हमको OMR शीट का इवैल्यूएशन तो करना ही है। अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे। हम तो सभी 6 लाख का करते ही हैं ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का जो गलत बयानी जो लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी अगर वैसा साथ देते हैं तो आप लोग उसके हाथ की कठपुतली बनते हैं। सोशल मीडिया में तो आप समझ लें कि हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है। क्या वो इससे तो यही पता चलता है कि ऐसे बोलने वाले लोग और ऐसे कुतर्क देने वाले लोग जो हैं
वो पब्लिक को क्या समझते हैं, महाबेवकूफ़ समझते हैं। तो खैर ये उनकी सोच है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप लोग समझ चुके हैं, आपको हंस रहे हैं तो आप समझ चुके हैं कि हम अगर 6 लाख लोगों से परीक्षा लेंगे तो हम सभी का नाम मार्किंग करेंगे, सभी का नाम मेरिट बनाएंगे, उसमें से ऊपर से जितने लोगों का वैकेंसी होगा उनको दे देंगे, जितने सिलेक्शन हो। 5 साल नहीं लेंगे, 5 महीने भी नहीं लेंगे हम इसमें, और हम इसमें जल्दी ही करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज का अगर 1.5 महीने में रिजल्ट निकालते हैं तो इसमें हमारी करीब 4 परीक्षाएं हैं, क्योंकि एक का 3 तरह के पद हैं और एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्या हम 4 गुना समय लेंगे? नहीं, हम उसमें 2 से 3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे। और निश्चित तौर पर इस कैलेंडर ईयर में हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब रही बात कि आवेदन हम लोग इसको आमंत्रित करने का डेट थोड़ा आगे रखेंगे, क्योंकि इसमें कई इसमें रिलैक्सेशन की बातें, जैसे एज के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 है, और ये शिक्षक नियमावली से जो नीति नियमावली है उसी में है ये दिया हुआ। न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए यही कट ऑफ डेट है, लेकिन इसके बाद इसमें अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मामलों में इसमें कट ऑफ डेट के बाद रिलैक्सेशन भी अलग अलग है। 10 साल है, किसी में 14 साल है, किसी में 11 साल है। भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ और है। तो इसमें कई ऐसे हैं जिसको लेकर के हमें अपने आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि हम ऑनलाइन ही लेंगे, इसमें ऑनलाइन आवेदन को तैयार करने में हम लोग को समय लगेगा उसके लिए। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन देंगे ऑनलाइन और जिनका परीक्षा फल निकला हुआ है और बाकी